12th क्लास में ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स हम 8 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। कितने लेसन कंप्लीट कर चुके हैं? 8 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हमारा आज नेक्स्ट लेसन होगा वो 9th लेसन होगा, द्वितीयक व्यवसाय। कौन सा? लेसन 9। ठीक है बेटा, जो किससे संबंधित होगा? द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित होगा। देखिए, व्यवसायों की अगर हम बात करें तो व्यवसाय में प्रमुख 5 प्रकार के व्यवसाय शामिल किए गए हैं। व्यवसायों की अगर हम बात करें तो व्यवसाय में प्रमुख 5 प्रकार के व्यवसाय शामिल किए गए हैं, जो कि आपको पहले बता दिया गया था। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। ठीक है ना। और कई बार पूछता है कि व्यवसाय में 5 प्रकार के, मनुष्य की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? कई बार पूछ लेता है कि मानव की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है। तो स्टूडेंट्स, मानव की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। एक हटा देना पंचम व्यवसाय को। बाकी सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाओं में शामिल की है। ध्यान रह जाएगा। इन सभी का कार्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का, इन सभी का जो कार्य होता है वो क्षेत्रीय संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना होता है। कि इन सभी का कार्य क्षेत्रीय संसाधनों की प्राप्ति एवं इन सभी के, ठीक है बेटा, अध्ययन करना होता है। किसका? उपयोग का। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जब जितने भी संसाधन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक से जो प्राप्त होते हैं, ये मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। देखिए बेटा, उन सभी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय की हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। और प्राथमिक व्यवसाय में क्या शामिल किया गया था? प्राथमिक व्यवसाय में यह शामिल किया गया था कि वे सभी संसाधन जो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा या प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं या प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन होते हैं उनका मनुष्य सीधा उपयोग करता है, वो सभी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में क्या होता है? संसाधन वही हैं पर उनका मनुष्य क्या कर रहा है? नवीनीकरण कर रहा है। उनको क्या कर रहा है बेटा? रिफाइन करके परिष्कृत कर रहा है। ठीक है, परिवर्तित कर रहा है। उन सभी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। अर्थ ध्यान से सुन लेना, उन सभी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं जिसके अंतर्गत या जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना तथा उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं, वह सभी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। अर्थात एक सीधा सा अर्थ और बता देता हूं, वो नोट कर लेना आप द्वितीयक व्यवसाय का। ठीक है ना। तो द्वितीयक व्यवसाय का अर्थ देखिए, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके, सीधा उपयोग न करके, ध्यान देना, सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके, मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके परिष्कृत व परिवर्तित करके उसे उपयोगी व मूल्यवान बनाने से उपयोगी व मूल्यवान बनाने से उपयोगी व मूल्यवान बनाने से संबंधी क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं?
द्वितीयक व्यवसाय कहलाती हैं। ये अर्थ बेटा याद रखना है, डेफिनेशन पूछ सकता है कि द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। और साथ ही साथ द्वितीयक व्यवसाय की प्राथमिक व्यवसाय में जो संसाधन प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उनका मनुष्य सीधा उपयोग नहीं करके उनको क्या करता है, रिफाइनरी करके, परिष्कृत करके उनका उपयोग करता है, और वो सभी क्या कहलाते हैं, द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा कि संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, ठीक है ना, जब प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उसे उपयोगी व मूल्यवान बनाने से संबंधी क्रियाएं, ध्यान देना, द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। याद रह जाएगा, नोट कर लीजिएगा बेटा इस अर्थ को आप लोग कि द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। अब देखिए आगे, ज्योग्राफी में 9th लेसन चल रहा है, टोटल 25 लेसन है, साथ ही साथ मैप भी करेंगे। अर्थात प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं करके मनुष्य उन्हें क्या करता है, परिवर्तित व परिष्कृत करके अपने उपयोग में लेता है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वितीयक व्यवसाय। जैसे कुछ उदाहरण है, समझिएगा। जैसे लोहे अयस्क से इस्पात बनाना, ये कुछ उदाहरण है स्टूडेंट्स। लोहे से क्या बनना, इस्पात बनना। गेहूं से क्या बनता है, आटा। क्या बनता है बेटा, आटा। कपास से क्या बनता है, सूती वस्त्र। क्या बनता है, सूती वस्त्र। ये सभी हैं जो प्राथमिक व्यवसाय के संसाधन हैं, और ये द्वितीयक व्यवसाय कि प्राथमिक व्यवसाय प्रकृति द्वारा हमें ये मिले थे और हमने इनसे क्या कर दिया बेटा, इनका रिफाइनरी करके या फिर इनको परिष्कृत करके उपयोग में इस तरह से ले लिया, ठीक है ना। लकड़ी से जैसे फर्नीचर, साथ में कागज की लुगदियाँ, ये सभी हैं, और ये सब किसके उदाहरण हैं, द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। देखिएगा दोबारा कि प्राथमिक व्यवसाय प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं जो संसाधन, द्वितीयक व्यवसाय में कि जो मनुष्य इनका परिवर्तित रूप कर लेता है और अपने उपयोग लायक बना लेता है, वो सब द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे लोहे से क्या बनते हैं, इस्पात बनते हैं। क्या हथियार वगैरह, औजार वगैरह, जो भी औद्योगिक साधन है। आगे देखिएगा, गेहूं से आटा, क्या बनता है बेटा, आटा। कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। क्या बनता है, फर्नीचर। अब द्वितीयक व्यवसाय के कुछ मुख्य समूह हैं जिनको 10 भागों में बांटा गया है, और द्वितीयक व्यवसाय कारण है। अब द्वितीयक व्यवसाय के कुछ मुख्य समूह हैं जिनको 10 भागों में बांटा गया है। तो द्वितीयक व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में बांटा गया है। नाम लिख देता हूं, देखते चलना कि द्वितीयक व्यवसाय को 10 मुख्य समूहों में बांटा गया है। कितने में, द्वितीयक व्यवसाय को कितने समूहों में बांटा गया है बेटा, 10 मुख्य समूहों में बांटा गया है। ध्यान रह जाएगा, शाबाश। देखिए कि द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का क्या बढ़ रहा है बेटा, मूल्य बढ़ रहा है, और मुख्य समूह में बांटा जा सकता है। तो पहला जो समूह होगा वो इंजीनियरिंग उद्योग होगा। कौन सा उद्योग होगा, इंजीनियरिंग उद्योग होगा। दूसरा जो उद्योग होगा बेटा, निर्माण या विनिर्माण उद्योग होगा। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होगा। चौथा रासायनिक उद्योग होगा। पांचवा वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट शक्ति उद्योग, भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, धातु कर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग व परिवहन व संचार उद्योग।
तो द्वितीयक व्यवसाय को 10 मुख्य समूहों में बांटा गया है, जो इंजीनियरिंग, ठीक है ना, व्यापार, निर्माण, वाणिज्य, ठीक है बेटा, प्लास्टिक, रासायनिक, वस्त्र, धातुकर्म, शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक आदि उद्योगों के माध्यम से शामिल किया गया है। कि द्वितीयक व्यवसाय को किन 10 मुख्य समूहों में बांटा गया है। एक एक के मैंने आपको नाम बता दिए हैं, ध्यान से समझ लेना, नोट्स उपलब्ध हैं यहाँ आपके पास। अब आता है जो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है विनिर्माण उद्योग। कौन सा उद्योग आता है? विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। तो देखिए स्टूडेंट्स, विनिर्माण उद्योग में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। विनिर्माण उद्योग का अर्थ होता है प्राथमिक उत्पादनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को, ध्यान देना, विनिर्माण उद्योग का जो अर्थ होता है वो होता है कि प्राथमिक उत्पादनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब मशीनों से, विनिर्माण उद्योग का अर्थ होता है कि प्राथमिक उत्पादनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को, प्राथमिक उत्पादनों से प्राप्त, प्राथमिक उत्पादनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को, ठीक है ना, किसको बेटा? कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा, शारीरिक एवं यांत्रिक शक्ति के द्वारा, किसके द्वारा? शारीरिक एवं यांत्रिक शक्ति के द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप में या आकार में, यह कच्चे माल को शारीरिक या मनुष्य के द्वारा या फिर मशीनों के द्वारा उसको अपने इच्छित रूप में, ठीक है ना बेटा, विशेष आकार या विशेष गुण धर्म वाली वस्तुओं में बदलना है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? विनिर्माण उद्योग कहलाती है। विनिर्माण उद्योग में साधारण उद्योग से लेकर भारी उद्योगों को सभी को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ध्यान रह जाएगा। देखिए, प्राथमिक व्यवसायों के कच्चे माल को परिष्कृत करके पक्का माल बनाना भी विनिर्माण उद्योग कहलाता है। कि प्राथमिक व्यवसाय में जो हमें कच्चा माल मिलता है उसको हमने परिष्कृत कर दिया, दूसरा रूप दे दिया, या तो शारीरिक शक्ति के द्वारा या यांत्रिक मशीनों के द्वारा, तो वह सब क्या कहलाएंगे? द्वितीयक व्यवसाय कहलाएंगे। कच्चे माल को पक्का बनाना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखा होगा ना, कच्चा माल आता है और कच्चे माल से क्या बनता है बेटा? पक्का माल। और यह सब पक्का माल विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। किसी भी देश को विकसित करने के लिए, किसी भी देश को क्या करने के लिए? विकसित करने के लिए उस देश के उद्योग को बढ़ाना होगा। किसको बढ़ाना होगा? देश के उद्योग को बढ़ाना होगा। और जिससे देश को राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश कैसा होगा? विकसित होगा। देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश कैसा हो जाएगा बेटा? विकसित हो जाएगा। ठीक है। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ प्राकृतिक दशाओं में कच्चा माल कहलाते हैं। विनिर्माण उद्योग में जो प्राकृतिक जो पदार्थ है या प्राकृतिक दशा में जो पदार्थ उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? कच्चा माल कहलाता है। जैसे धातु, अयस्क, लकड़ी, कपास आदि। ठीक है ना, धातु, अयस्क, लकड़ी, कपास आदि। फिर विनिर्माण उद्योग के बाद आता है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं? उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कौन कौन से कारक हैं। देखिए, किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल सबसे पहले चाहिएगा। ठीक है। उद्योगों की स्थिति, तो किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल सफलतापूर्वक पर्याप्त व सस्ती दरों पर प्राप्त होना चाहिए। तो पहला क्या है? कच्चा माल। पहला क्या है? कच्चा माल।
तो भाई उद्योग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मनुष्य को? कच्चा माल चाहिए। ठीक है ना? क्या चाहिए स्टूडेंट्स? कच्चा माल। क्योंकि किसी भी उद्योग को जब हम स्टार्ट करते हैं या फिर चलाते हैं, उद्योग करते हैं, नया बिजनेस शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और वह कच्चा माल भी सफलतापूर्वक पर मिल जाना चाहिए, सस्ती दरों पर मिल जाना चाहिए। अतः अधिकतर उद्योग खानों, वनों व कृषि क्षेत्रों अथवा समुद्र तटीय क्षेत्रों के निकट ही स्थित है। अर्थात कच्चा माल आसपास के क्षेत्रों से ही उपलब्ध हो जाता है। कच्चा माल पर्याप्त व सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। कच्चा माल कैसा होना चाहिए? पर्याप्त और सस्ती दरों पर उपलब्ध होना चाहिए, तब जाके व्यापार में क्या हो सकता है बेटा? प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा है शक्ति के साधन। तो शक्ति के साधन जिनसे शक्ति प्राप्त होती है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला है, पेट्रोलियम है। ठीक है बेटा? तो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? शक्ति के साधन है। जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, तो ये स्टूडेंट्स क्या हैं? सब शक्ति के साधन है। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा प्रमुख क्या है बेटा? प्रमुख शक्ति के संसाधन हैं। क्या है ये? प्रमुख शक्ति के संसाधन हैं। और प्रमुख ये जो शक्ति के संसाधन हैं, ये लोहे इस्पात उद्योग, कोयलों की खदानों के समीप इस्पात होते हैं। और ये शक्ति के साधन कहाँ स्थापित होते हैं? कोयलों की खदानों के समीप स्थापित होते हैं। जैसे भारत के अधिकांश लोहे इस्पात जो केंद्र है, ध्यान देना, भारत के इम्पोर्टेंट है, भारत के अधिकांश लोहे इस्पात जो केंद्र है, लोहे जो इस्पात केंद्र हैं, कहाँ कहाँ स्थित है? देखिए, तो भारत के अधिकांश जो लोहे इस्पात जो केंद्र है स्टूडेंट्स, दामोदर घाटी में झारिया, दामोदर घाटी में झारिया, ये लिखना है आपको। वह रानीगंज कोयला खदानों के निकट स्थापित है। वह रानीगंज बिहार कोयला खदानों के निकट स्थापित है, या कोयले की खान कह सकते हो। देखिए, आपसे पूछेगा कि भारत के अधिकांश लोहे इस्पात केंद्र कहाँ स्थापित है, तो भारत के अधिकांश जो लोहे इस्पात केंद्र दामोदर घाटी में झारिया व रानीगंज बिहार में कोयला ठीक है ना बेटा? कोयला स्थापित खदानों में यह केंद्र स्थापित है। ध्यान रह जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आता है बेटा कि शक्ति के साधनों के बाद परिवहन व संचार के साधन। क्या आता है स्टूडेंट्स? परिवहन व संचार के साधन। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल या पक्का माल ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? परिवहन की। और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। अर्थात कच्चे माल को कारखानों तक लाने तथा उन्हें तैयार करके बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। और इसी माल को विश्व में सप्लाई करने के लिए संचार, डाकतार, टेलीफोन, इंटरनेट आदि की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है बाजार। क्या आता है? बाजार। चौथा पॉइंट है बाजार, मार्केट। ठीक है स्टूडेंट्स? बाजार। देखिए, बाजार उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रमुख केंद्र है। तो बाजार क्या है? उद्योगों के स्थानीयकरण का क्या होगा बेटा? प्रमुख केंद्र माना जाएगा। क्या? बाजार। आगे देखिएगा कि बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहाँ के निवासियों की क्रय शक्ति है। विकसित देश, तो विश्व के प्रमुख 2 बाजार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इस बार पूछा गया है बोर्ड में, विश्व के प्रमुख 2 बाजारों के नाम बताइए। तो विश्व के प्रमुख 2 बाजार यहाँ लिख देता हूँ मैं, विश्व के प्रमुख 2 बाजार।
प्रमुख दो बाजार। अब विश्व के दो जो प्रमुख बाजार होंगे कौन कौन से होंगे? विकसित क्षेत्र जिनकी क्रय शक्ति अधिक व सघन बसावट क्षेत्र है। विकसित क्षेत्र, ठीक है ना। विश्व के प्रमुख दो बाजारों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला विकसित क्षेत्र या विकसित देश। दूसरा आ जाएगा बेटा दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन क्षेत्र। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन क्षेत्र, ठीक है। ये विकसित क्षेत्र सघन, अर्थात बताता हूँ कि विश्व के प्रमुख जो दो बाजार हैं वो विकसित क्षेत्र जिनकी क्रय शक्ति अधिक व सघन बसावट क्षेत्र है। विकसित क्षेत्र जिनकी क्रय शक्ति अधिक व सघन बसावट क्षेत्र है। दूसरा आ जाएगा दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन आबादी क्षेत्र, ठीक है ना। ये चौथा पॉइंट आ जाएगा विश्व के दो प्रमुख बाजार। फिर आता है नेक्स्ट बेटा पांचवा जो पॉइंट आता है, चौथा बाजार था, पांचवा जो पॉइंट होगा वो संबंधित होगा कुशल श्रमिक से। किससे संबंधित होगा? कुशल श्रमिक से। देखिए बेटा वर्तमान समय में मशीनीकरण का बोलबाला है। किसका जमाना है आज? मशीनों का, मशीनीकरण का। फिर भी इस मशीनीकरण के दौर में एक कुशल श्रमिक की भी आवश्यकता होती है जो स्थानीयकरण व्यापार को संभालता है। फिर आता है पूंजी, छठा पॉइंट आता है पूंजी। देखिए बेटा किसी भी व्यापार को करने से पहले किसी भी उद्योग की स्थापना एवं संचालन करने के लिए पर्याप्त पूंजी का होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। विकासशील देशों में पूंजी की कमी के कारण लोग वहां उद्योग स्थापित नहीं कर पाते, औद्योगिक विकसित नहीं हो पाता, औद्योगिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि विकासशील देशों में पूंजी की कमी है। विकसित देशों में पूंजी की कमी नहीं है, इसलिए लोग वहाँ पर बड़े बड़े व्यापार कर लेते हैं। जल आपूर्ति, देखिए कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें जल की पूर्ति होनी चाहिए, जैसे चमड़ा उद्योग, ठीक है, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग। तो इन उद्योगों में बेटा कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें जल की पर्याप्त आवश्यकता होती है, जैसे कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, ठीक है, कपड़ा उद्योग। जल स्रोत के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। तो ये हमेशा जल के स्रोत, जहाँ पर जल होता है ना, वहीं पर स्थापित किए जाते हैं। आठवां बेटा जो पॉइंट होगा वो होगा आपका जलवायु से संबंधित, कि जलवायु ऐसी होनी चाहिए, जो कारक पढ़ रहे हैं उद्योगों के, जलवायु ऐसी होनी चाहिए जहाँ उद्योगों को सहूलियत हो, अर्थात उपयुक्त एवं स्वास्थ्यप्रद जलवायु से श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और वह लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, सिनेमा उद्योग के लिए सूर्य ग्रहण या प्रकाश युक्त जलवायु होनी चाहिए। फिर आता है उच्च तकनीक, कौन सा पॉइंट है? नवा। 10 कारक है, 10 ही पहले आपको मैंने इंजीनियरिंग उद्योग के समूह बताए थे और 10 इसको प्रभावित करने वाले कारक बता रहा हूँ। उच्च तकनीक, किसी देश की सरकार की नीतियाँ, ठीक है ना, या इसके द्वारा निर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण बचाव संभव है और उच्च तकनीक के ज्ञान से ही यह संभव हो सकता है। 10वां जो पॉइंट है वो है सरकारी नीतियाँ, कि उद्योगों में बेटा कुछ सरकारी नीतियाँ, सरकारी कार्य भी किए जाते हैं, या किसी देश की सरकार की नीतियाँ उद्योग के विकास को प्रभावित करती है। अन्य कारक जैसे सस्ती भूमि, क्या होता है? सस्ती भूमि, बैंकिंग, बीमा की सुविधा आदि, ये अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हो जाते हैं। फिर आता है विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। क्या आता है स्टूडेंट्स? विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। देखिए विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण।
विनिर्माण उद्योग की बात कर रहे हैं। अब आ जाएगा विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। और विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान दे लेना, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। और विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला, आकार के आधार पर आधारित उद्योग। जैसे आकार के आधार की बात करें तो लघु, कुटीर और बड़े पैमाने के उद्योग। दूसरा आता है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तीसरा आता है उत्पाद के आधार पर आधारित उद्योग। और चौथा आता है स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योग। 4 है, दोबारा नाम बता रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से, कि ये कह रहा है कि विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। आकार के आधार पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, उत्पाद के आधार पर आधारित उद्योग, और चौथा है स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योग। अब पहला जो पॉइंट था, आकार के आधार पर आधारित उद्योग, ध्यान देना कि आकार के आधार पर आधारित उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। अब कुटीर उद्योग में कम पूंजी, साधारण औजार और स्थानीय कच्चे माल तथा पारिवारिक सदस्यों के द्वारा कुटीर उद्योग किया जाता है। तो उद्योगों के सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग कहलाती है। फिर आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग में स्थानीय कच्चे माल के द्वारा अर्धकुशल श्रमिक होना चाहिए। लघु उद्योग में, कुटीर उद्योग में तो परिवार के सदस्य भी काम कर सकते हैं, परंतु लघु उद्योग में अर्धकुशल श्रमिक होने चाहिए एवं कुछ शक्ति साधनों के द्वारा संचालित यंत्र भी वहाँ पर होने चाहिए, तब जाकर ही लघु उद्योग किया जा सकता है। फिर आता है बेटा बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए क्या किया जाता है? कच्चा माल, विशाल बाजार एवं कुशल श्रमिक व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर उद्योगों को कृषि, खनिज, रसायन, वनोत्पाद व पशु आधारित उद्योगों में बांट दिया जाता है। पहला, आकार के आधार पर। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको कि उद्योगों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। अब आकार के आधार पर सबसे पहला कुटीर उद्योग, जो उद्योगों की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा आता है लघु उद्योग। इसमें बेटा क्या होता है कि इसमें कच्चा माल तो चाहिए, साथ में छोटे मोटे मशीनों की भी उपयोग। बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने का उद्योग और विशाल बाजार, ये सभी चाहिए। ये आकार के आधार पर हो जाए। दूसरा माल कच्चे माल के आधार पर। किसके आधार पर? कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर उद्योगों को कृषि, खनिज, वनोत्पादन, है ना, तो कच्चे माल पर कृषि, खनिज, वनोत्पाद। ध्यान देना कि कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर उद्योगों को कृषि, खनिज, रसायन, वनोत्पाद व पशु आधारित उद्योगों में बांटा गया है। फिर आता है उत्पाद के आधार पर। पहला, दूसरा, तीसरा आता है उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर, तो उत्पाद के आधार पर मूलभूत व उपभोक्ता सामान की ना मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो उत्पाद के आधार पर मूलभूत व उपभोक्ता सामान, बिस्कुट, वस्त्र, वाहन आदि उद्योगों में बांटा गया है। उत्पादन करते हैं ना, जैसे बिस्कुट, वाहन, ये सब इसमें आ जाते हैं। दोबारा से सुन लेना कि उत्पाद के आधार पर मूलभूत व उपभोक्ता सामान, उपभोक्ता ग्राहक का सामान कौन कौन से, जैसे बिस्कुट है, वस्त्र है, वाहन है आदि उद्योगों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र में। सार्वजनिक सभी के लिए, निजी पर्सनल, संयुक्त कंपलसरी, है ना। तो स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के रूप में कार्य किया जाता है। विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग या विनिर्माण उद्योग कौन कौन से हैं? जिनमें से आज विश्व में बहुत सारे सैकड़ों उद्योग हैं। भाई विनिर्माण उद्योगों की अगर हम बात करें तो विश्व में आज सैकड़ों उद्योग है, परंतु हमें यहाँ किताब में 2 ही उद्योगों का वर्णन करना है। पहला उद्योग जो होगा वो लोहे से संबंधित होगा, दूसरा होगा जो वस्त्रों से संबंधित होगा।
विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। आज विश्व में सैकड़ों उद्योग है और हम यहाँ दो प्रमुख उद्योगों का वर्णन करेंगे। पहला लोह इस्पात उद्योग, दूसरा वस्त्र उद्योग। देखिए विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग, पहला लोह इस्पात उद्योग, दूसरा वस्त्र निर्माण उद्योग। दो का ही अध्ययन करेंगे बेटा। नोट्स में मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है और भेजा हुआ है, ठीक है ना। दिख रहा है ना, लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र निर्माण उद्योग। देखिए विश्व के निर्माण उद्योग की बात कर रहा है, तो विश्व के निर्माण उद्योगों में सैकड़ों उद्योग हैं, फिर भी हम यहाँ दो का ही अध्ययन करेंगे। कितने का अध्ययन करेंगे? दो का अध्ययन करेंगे। अब ये जो दो हैं कौन कौन से हैं? पहला है लोह इस्पात उद्योग, दूसरा है वस्त्र निर्माण उद्योग। लोह इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। लोह इस्पात उद्योग यह आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। यह आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। आधारशिला है। ठीक है ना बेटा। इसे आधारभूत उद्योग या धुरी उद्योग भी कहा जाता है। इसे आधारभूत उद्योग व धुरी उद्योग भी कहा जाता है। धुरी उद्योग भी कहा जाता है, ठीक है ना। आधुनिक उद्योग जो बात कर रहे हैं कि यह आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है, लोह इस्पात उद्योग। इसे आधारभूत व धुरी उद्योग भी कहा जाता है। आधुनिक लोह इस्पात निर्माण में, आधुनिक लोह इस्पात निर्माण में, आधुनिक लोह इस्पात निर्माण में तीन भट्टियों का, ठीक है ना, तीन विधियों का प्रचलन किया जाता है। कितनी विधियों का? तीन विधियों का प्रचलन किया जाता है। अब ये तीन विधियां हैं, कौन कौन सी हैं? पहला है बेसीमर विधि। बेसीमर विधि भट्टियां हैं जिनसे लोहा को, कच्चा माल को पक्का बनाया जाता है। दूसरा है उन्मुक्त भट्टी विधि। उन्मुक्त भट्टी विधि। और तीसरा आ जाएगा विद्युत भट्टी विधि। चल रहे ना आजकल विद्युत भट्टी, ऑटोमेटिक यांत्रिक भट्टी विधि। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कि लोह इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। इसे आधारभूत व धुरी उद्योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधारभूत व धुरी उद्योग भी कहा जाता है। अब आधुनिक व धुरी उद्योग भी कहा जाता है। और यह आधुनिक जो लोह इस्पात निर्माण विधि है, इनको तीन विधियों का प्रचलन किया गया है। पहली बेसी विधि है, दूसरी उन्मुक्त भट्टी विधि है, तीसरी विद्युत भट्टी विधि है। लोह इस्पात बनाने के लिए लोह अयस्क को, देखिए लोह इस्पात बना रहे हैं, तो लोह इस्पात को बनाने के लिए लोह अयस्क को उक्त भट्टियों में, इन तीनों भट्टियों में, ठीक है ना, कोक एवं चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। किसके साथ पिघलाया जाता है? यहां देख लेना, कोक एवं चूना पत्थर। कोक एवं चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। और पिघला लोहा जब बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है, और कोक एवं तीन भट्टियों में कोक एवं चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। पिघला लोहा जब ठंडा होकर बाहर निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कच्चा लोहा कहते हैं। और कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। विश्व के विकसित देशों में लोह इस्पात का अधिक केंद्रीकरण हुआ है, जैसे चीन, जापान, है ना। जैसे यहाँ बात करें कि विश्व के प्रमुख देशों में हुआ है, जैसे चीन, ठीक है बेटा। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश
तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है लोहे उत्पादक, इस्पात उत्पादक का? चीन। और दूसरा बड़ा उत्पादक देश है जापान। कौन सा है? जापान। सबसे बड़ा और दूसरा, ठीक है बेटा। जापान विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। देखिए, लोहे इस्पात उद्योगों का केंद्रीकरण अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के विकसित देशों में भी हुआ है। तो लोहे इस्पात का जो उद्योग है वो अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के प्रमुख क्षेत्रों में भी हुआ है। उक्त देशों के अलावा जर्मनी, यूक्रेन, भारत, ब्रिटेन आदि में लोहे इस्पात के अन्य प्रमुख उत्पादक देश शामिल किए गए हैं। ये तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा था ये? लोहे इस्पात का। अब आता है वस्त्र उद्योग। कौन सा आता है? वस्त्र उद्योग। देखिए, बेसिकली सब पढ़ रहे हैं, बाकी सब नोट्स में उपलब्ध है। देखिए, भोजन के बाद मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता होती है क्या होती है? वस्त्र होती है। रोटी, कपड़ा और मकान सुना होगा ना आपने। तो भोजन के बाद जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है बेटा, क्या होती है? वस्त्र होती है। यह उद्योग मानव के सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक है। तो वस्त्र निर्माण उद्योग प्राचीन उद्योगों में से एक है। इसका आरंभ लघु व कुटीर उद्योगों के रूप में हुआ है, परंतु आज भी यह मुख्य औद्योगिक देशों में, ठीक है ना, उच्च कोटि का उद्योग बन चुका है, क्योंकि मनुष्य आजकल नए नए प्रकार के वस्त्र पहन रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आधुनिक वस्त्र निर्माण का जन्म या प्रारंभ औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है, 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक वस्त्र निर्माण का जो जन्म हुआ है, ध्यान दे लेना। तो औद्योगिक वस्त्र निर्माण का जन्म, औद्योगिक वस्त्र निर्माण का जन्म औद्योगिक वस्त्र निर्माण का जन्म औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। क्या बात है, ठीक है। किसके बाद हुआ है? औद्योगिक क्रांति के बाद। वस्त्र निर्माण उद्योगों में भी कौन कौन से वस्त्र उद्योग पढ़ने हैं? वस्त्र निर्माण उद्योगों में सूती वस्त्र। कौन सा वस्त्र? सूती वस्त्र। दूसरे नंबर पर आ जाए ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जूट व पटसन के वस्त्र। ठीक है। देखिए, यह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। यह उद्योग विश्व में सबसे बड़े उद्योगों में शामिल है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस उद्योग का प्रारंभ सबसे पहले भारत में हुआ था। किसके रूप में? कुटीर उद्योग के रूप में, ठीक है ना। और सूती जो मिल लगाई गई थी वो सबसे पहले ब्रिटेन में लगाई गई थी। कि ध्यान दे लेना कि यह उद्योग विश्व में सबसे बड़ा उद्योग है, और इस उद्योग का प्रारंभ कुटीर उद्योग के रूप में भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? भारत में हुआ था। इस उद्योग का सबसे प्रारंभ कहाँ हुआ था? कुटीर उद्योग के रूप में भारत में हुआ था। ध्यान रह जाएगा। फिर सूती वस्त्र उद्योग का विकास ब्रिटेन में हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कपास का उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था कपास से कपड़ा बनाया जाता है, तो कपास का उपयोग किया जाता है। चालक शक्ति के रूप में कोयला व जल विद्युत प्रचुर मात्रा में सस्ता व कुशल श्रम, समुद्री समूर युक्त आर्द्र जलवायु, बड़ी मात्रा में शुद्ध जल तथा पर्याप्त पूंजी, विस्तृत बाजार तथा सरकारी प्रोत्साहन भी चाहिए। सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से चीन का प्रथम स्थान है। तो सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। और दूसरे नंबर पर भारत का। ध्यान रह जाएगा बेटा, शाबाश। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और भी बहुत सारे देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, ये सभी देश भी हैं। आगे देखिए, ऊनी वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग आता है? ऊनी वस्त्र उद्योग। कि ऊनी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के बाद जो उद्योग सबसे बड़ा है वो कौन सा है? ऊनी वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग आता है बेटा? ऊनी वस्त्र उद्योग। तो ऊनी वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है। यह विश्व का, इस उद्योग का विकास भी 17वीं शताब्दी के बाद हुआ था, अर्थात औद्योगिक क्रांति के बाद। ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थिति में बाजार और कच्चे माल की सुगम प्राप्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह भी सबसे ज़्यादा रूस, चीन, जापान आदि देशों में पाया जाता है। फिर रेशमी वस्त्र की बात करें तो यह उद्योग सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योग के रूप में चालू हुआ था। रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ पर? चीन में। किसके रूप में हुआ था? कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था। विश्व में प्राकृतिक कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाले देश जापान, चीन, रूस और भारत है। फिर आता है जूट उद्योग व पटसन उद्योग।
इस उद्योग का संबंध टाट, बोरी, पल्ली, जूट के कपड़े तथा मोटी दरियों के उत्पादन से है। जूट उत्पादन में भारत और बांग्लादेश अग्रणी देश है। तो जूट उत्पादन में कौन कौन से देश अग्रणी है बेटा? भारत और बांग्लादेश अग्रणी है। और इसी के साथ हमारा जो 9 चैप्टर है कंप्लीट होता है। ध्यान से इसको समझिएगा, पढ़िएगा। 2 उद्योग है, वैसे तो बहुत सारे उद्योग है जिनका अगर हम अध्ययन करें, परंतु आज हम यहाँ 2 ही उद्योग पढ़ेंगे। पहला वस्त्र निर्माण उद्योग, दूसरा लोह इस्पात निर्माण उद्योग। सबसे ज़्यादा चीन में लोह इस्पात, दूसरे नंबर पर भारत में, सॉरी जापान में। ठीक है ना? इन सभी चीज़ों को पढ़ना है, ध्यान से समझना है। नोट्स भेज दिए गए हैं, पहले नोट्स पढ़े, बुक पढ़े और फिर वीडियो को देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।